नमस्कार दोस्तों, पाथ फाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सेक्युलरिज्म के बारे में, यानी कि धर्मनिरपेक्षता के बारे में। ये टॉपिक अभी न्यूज में इसीलिए है क्योंकि कुछ दिन पहले, टू बी स्पेसिफिक 6 मार्च को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बयान जारी किया था। बयान तो क्या था, एक बुक लॉन्च था। ये ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द रामायण लॉन्च हो रही थी उस दिन। उसमें इन्होंने इनॉग्रेशन के समय ये बात कही थी कि भारत की संस्कृति को अगर किसी चीज से खतरा है वर्ल्ड स्टेज पर तो वो है धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म। तो ये जो स्टेटमेंट है ये काफी चर्चित रहा, न्यूज में भी कई जगह आप इसको देखेंगे कि आर्टिकल्स आए इसके ऊपर। तो अभी हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखो सेक्युलरिज्म एक ऐसा टॉपिक है जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इन कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटी एज वेल। तो यहां पर सेक्युलरिज्म पर अगर कोई भी लेटेस्ट डिबेट होता है, कोई इसमें नया आयाम जुड़ता है, तो वो हमारे लिए ऑटोमेटिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मेंस में आपसे अब सेक्युलरिज्म पे ये नहीं पूछा जाएगा कि क्या ऐड किया गया था, कौन सा अमेंडमेंट था, ये सब प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। लेकिन अब ये पुराने सवाल हो गए। लेटेस्ट अभी आपसे पूछा जाएगा कि वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में सेक्युलरिज्म पर क्या चर्चा हो रही है, ईस्टर्न डेमोक्रेसीज इंडिया में क्या चर्चा हो रही है। तो आपको इसके अलग अलग आयाम मालूम होने चाहिए, जिनको मैं यहां पर आज डिस्कस करूंगा कि सेक्युलरिज्म किस प्रकार से चैलेंज हो रहा है इंडिया में भी और वेस्टर्न डेमोक्रेसीज लाइक फ्रांस, यूके, स्विट्जरलैंड एटसेट्रा। तो इसके बारे में हम थोड़ी सी यहां पर चर्चा करेंगे। तो बयान कहां पर दिया गया ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जो बयान है उसके कारण ये पूरा टॉपिक न्यूज में आ जाता है, ये थोड़ा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब पाथ फाइंडर की तरफ से एक फ्री टेस्ट सीरीज स्टार्ट करी गई है। ये टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहला ही जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है वो टेस्ट सीरीज का मिलेगा। 13 मार्च को शुरू हो चुकी है और वीक में 6 दिन ये टेस्ट सीरीज होगी। हर दिन अलग अलग सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस यहाँ पूछे जाएंगे। 30 मिनट 30 क्वेश्चन है और 12:30 बजे दिन में ये लाइव होती है। तो आप दिन में 12:30 बजे इसमें लॉगिन कीजिए, 30 क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और सेक्शनल टेस्ट है यहाँ पर, और उनका जो सिलेबस है वो वहां पर आपको वेबसाइट पर ही मिल जाएगा। तो इसको आप यूज करिए, अपने प्रीलिम्स की तैयारी को बेहतर बनाइए। अनलॉक कोड आपको यूज करना है महिपाल। तो ये टेस्ट सीरीज कंप्लीटली फ्री है। और अगर आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के माध्यम से यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ भारत के बेस्ट एजुकेटर्स डेली लाइव क्लासेस लेते हैं। इन लाइव क्लासेस को देखने के लिए जो फ्री क्लासेस हैं वो तो आप देख सकते हैं जस्ट यूजिंग माय कोड महिपाल, अनलॉक कोड की तरह। लेकिन अगर आप एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो फिर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना होगा। आइकॉनिक कोर्स का बेनिफिट यह है कि यहाँ पे आपको एक पर्सनलाइज्ड मेंटोर मिलेंगे जो आपकी तैयारी संबंधित किसी भी समस्या को हल करेंगे। साथ ही साथ जीएस मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी आपको करवाई जाएगी इन मेंटोर्स के द्वारा। तो ये इस कोर्स का बेनिफिट है, अबाउट द प्लस, ओवर एंड अबाउट द प्लस कोर्स, जहां पर आपको क्लासेस मिलेंगी। तो यहां पर आपको इन प्लस और आइकॉनिक कोर्सेज के लिए ये वाले प्राइसेस पे नहीं करने हैं। जो प्राइस आपको दिखेगी उस पर आपको सीधा 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप मेरा नाम एज अ कोड इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप महिपाल कोड यूज करते हैं तो आपको डायरेक्टली 10% डिस्काउंट मिलेगा। किस पर? इन सभी कोर्सेज पर। आप ऑप्शनल की तैयारी भी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के माध्यम से कर सकते हैं। अगेन यूज द कोड एंड गेट अ 10% डिस्काउंट। और अगर आप जीएस प्लस ऑप्शनल के कोर्सेज को साथ में लेते हैं, कंबाइंड कोर्सेज लेते हैं, तो उसमें आपको प्राइस का काफी बेनिफिट देखने को मिलेगा। अगर आप बैंक, एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस या गेट जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के माध्यम से इनकी तैयारी कर सकते हैं। इन सभी कैटेगरीज के लिए जो कोर्सेज अवेलेबल हैं वो इन प्राइस पर नहीं बल्कि कोड यूज करने के बाद आपको इस प्राइस पर देखने को मिलेंगे। अब सेक्युलरिज्म होता क्या है? सेक्युलरिज्म का अगर बिल्कुल हम सिंपल डेफिनेशन देखें जिस प्रकार से वो शुरू हुआ था, तो उसकी डेफिनेशन ये थी कि धार्मिक अथॉरिटीज को या धार्मिक संस्थाओं को सरकार के कामकाज से अलग रखना, सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट। तो चर्च क्यों हम स्पेसिफिकली मेंशन कर रहे हैं? क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन के वक्त तक फ्रांस की सरकार में चर्च का हस्तक्षेप काफी ज्यादा था। क्लर्जी यानी कि चर्च के सीनियर लीडर्स वो सरकार में काफी दखल रखते थे, उनका इन्फ्लुएंस था राजा के दरबार में, राजा के ऊपर। तो ये सिस्टम फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद खत्म हो गया। इनफैक्ट मिडीवल यूरोप में आप देखेंगे कि चर्च इतना पावरफुल था कि पोप के कहने पर इंग्लैंड, फ्रांस के राजा अपनी आर्मीज भेज देते थे लड़ाई लड़ने के लिए एक दूर दराज एरिया में। तो इस जैसे क्रूसेड्स थे, हालांकि क्रूसेड्स में बहुत बड़ा रीजन कमर्शियल एम्स भी थे, लेकिन मेनली वो रिलीजियस रीजंस के कारण क्रूसेड्स लड़े गए थे। फिर जैसे अरब वर्ल्ड में हम देखते हैं कि कैलिफ की जो अथॉरिटी है वो एक तरह से पॉलिटिकल प्लस रिलीजियस अथॉरिटी दोनों कंबाइंड है। तो कैलिफ के कहने पर ही रिलीजियस और पॉलिटिकल दोनों डिसीजंस लिए जाते थे। किस पर लड़ाई लड़नी है, किसको नेक्स्ट अटैक करना है, क्या धार्मिक रूल्स होंगे, ये सब कैलिफ डिसाइड करते थे। तो ये जो मिडीवल टाइम पीरियड में चर्च का इंटरफेरेंस था पॉलिटिक्स में, ये आप इब्राहिमिक रिलीजन्स में थोड़ा ज्यादा देखेंगे। तो सेक्युलरिज्म की शुरुआत इस तरह से हुई थी कि कई सारे यूरोप के राजा चर्च के इन्फ्लुएंस से बाहर आना चाहते थे लेकिन पूरी तरह से बाहर आ नहीं पाए। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको एक गाइडिंग लाइट की तरह पथ प्रदर्शित कर दिया इनका कि इस तरह से हम सेक्युलरिज्म की तरफ बढ़ सकते हैं। 19th सेंचुरी में ये कॉन्सेप्ट दुनिया के कई देशों ने अपनाया, स्पेशली यूरोप में। ठीक है, अभी एशिया की मैं बात नहीं कर रहा, अफ्रीका की नहीं कर रहा हूं।
तो वेस्टर्न डेमोक्रेसीज ने ये कॉन्सेप्ट धीरे धीरे अपनाना शुरू किया और 20th सेंचुरी में ये और भी ज्यादा पॉपुलर हो जाता है। एशिया अफ्रीका के भी जो देश कॉलोनियल रूल से आजाद होते हैं वो भी सेक्युलरिज्म को अपना लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल भारत। तो यहां पर सेक्युलरिज्म का जो एक कॉन्सेप्ट है ये दो तरह से आगे बढ़ता है। एक तो राजाओं का, यानी कि जो टॉप रूलिंग क्लास है उनका चर्च के इन्फ्लुएंस से बाहर आने के लिए, और दूसरा एक सोशल रिफॉर्म मूवमेंट की तरह जिसको लीड करते हैं दूसरे लोग कि भाई धर्म को राजनीति या फिर गवर्नेंस से, पॉलिटिक्स से, डे टू डे गवर्नेंस से दूर रखना है। ठीक है, उनका फोकस ये था पब्लिक अफेयर्स पर कि आप धर्म पर नहीं, पब्लिक अफेयर्स पर ज्यादा फोकस करो। तो यहां पर दो तरह के प्रोसेसेस हैं। एक ये कि धर्म को इंस्टीट्यूशन से थोड़ा सा बाहर निकाला जाए, जैसे कि धार्मिक शिक्षा अगर स्कूलों में दी जाती है तो वो ना दी जाए अगर कोई स्कूल गवर्नमेंट रन है। और दूसरा कि इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिलीजन के अंदर पार्टिसिपेशन नहीं होना चाहिए, यानी कि सरकार का धार्मिक कामों में कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई पर्सनल किसी का धर्म से संबंधित कोई काम है, मान लो शादी है, तो उस शादी के जो नियम कानून है वो सरकारें ना बनाएं बल्कि वो रूल्स एंड रेगुलेशन चर्च के द्वारा बनाए जाएं। तो इस तरह के दो यहां पर प्रोसेसेस थे। एक ये कि चर्च का सरकार के अंदर इंटरफेरेंस कम करना, और दूसरा सरकार का धर्म के साथ जो ये लिंकेज है इसको थोड़ा सा कम करना। अब आते हैं हम कुछ और कॉन्सेप्ट्स पर, जैसे कि सोशल प्लूरलिज्म। इसका मतलब यह है कि अब समाज में एक ही धर्म नहीं है, जैसा कि यूरोप में 19th या 18th सेंचुरी में हुआ करता था कि लगभग सभी लोग क्रिश्चियन हैं। तो अब बहुत सारे रिलीजन आ चुके हैं और धर्म केवल समाज को बांध कर रखने में काबिल नहीं हो सकता है। एक धर्म के लोग ही नहीं है, अलग अलग धर्मों के लोग हैं। तो सिंगल फेथ इज नॉट द नेसेसरी कंडीशन कि ये एक राज्य बनाता हो या एक राज्य के सभी लोग इसी को फॉलो करते हो। फिर रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस खुद थोड़े से सेक्युलराइज हो रहे हैं। अब उनका काम आप देखेंगे कि कई धार्मिक ट्रस्ट हैं जो हॉस्पिटल्स चलाते हैं, अनाथालय चलाते हैं, तो उनका काम केवल अब ये नहीं बचा है कि वो धर्म का प्रचार प्रसार करें, बल्कि वो खुद पब्लिक गुड के लिए, यानी कि जनता की सेवा के लिए इस तरह के काम कर रहे हैं जो आमतौर पर सरकार का काम है। तो वो खुद भी पब्लिक अफेयर्स के अंदर काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट है इंडिविजुअलिज्म का। इंडिविजुअलिज्म का मतलब है कि रिलीजन कोई कलेक्टिव वर्शिप का फॉर्म नहीं है, यानी कि अगर मुझे किसी की पूजा अर्चना करनी है तो मैं अपने घर पे भी कर सकता हूँ। ठीक है, बाय द वे हिंदुइज्म के अंदर ये ऑप्शन पहले से अवेलेबल था कि आप अपने घर पे भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि इब्राहिमिक रिलीजन्स हैं उनके अंदर आप एक कॉमन जगह पर जाकर ही पूजा या फिर जो भी चर्च में प्रेयर्स होती हैं या फिर इबादत होती है मस्जिद में, वो आप कर सकते हैं। तो ये वाला जो इंडिविजुअलिज्म का कॉन्सेप्ट है ये अब थोड़ा ज्यादा पॉपुलर हो रहा है दूसरे रिलीजन्स के अंदर, कि आप इंडिविजुअली भी अपने सैल्वेशन के पथ की तरफ, आप अपने निर्वाण के पथ पर अग्रसित हो सकते हैं अपने अकेले स्तर पर। आपको किसी सोशल कलेक्टिव वर्शिप की जरूरत नहीं है, आपको दूसरे लोगों की आवश्यकता नहीं है कि कोई आपको गाइड करे या 100-200 लोग इकट्ठा होकर ही प्रेयर करें, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करते हैं भारत में सेक्युलरिज्म के रूट्स कहां पर हैं। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सेक्युलरिज्म तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही आया है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी भी पुरानी जो फिलोसॉफी है उसके अंदर सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट मेंशन्ड है। तो देखो, इसका सबसे पहला हमें जो मिलता है एग्जाम्पल वो है चार्वक या फिर लोकायत फिलोसॉफी में। तो इसमें बृहदरण्यक उपनिषद के अंदर ये बात कही गई है कि सेक्युलर कॉन्सेप्ट होना चाहिए, यानी कि सरकार या राजा, सरकार तो थी नहीं, राजा था, तो राजा का धर्म से इतना डायरेक्ट रिलेशन नहीं होना चाहिए। और इनफैक्ट इस फिलॉसफी में तो वर्शिप के भी खिलाफ बातें करी गई है कि किसी भी प्रकार की पूजा अर्चना भी नहीं होनी चाहिए, बल्कि डेली ह्यूमन लाइफ, डेली ह्यूमन अचीवमेंट जो हैं उन पर फोकस किया जाए। तो ये चार्वक फिलोसफी थी, लेकिन अगेन अब ये इतनी पॉपुलर नहीं थी कि सब इसको फॉलो करें। फिर है गांधीयन फिलोसफी। तो गांधीयन फिलोसफी में गांधी जी ये कह कर गए थे कि सभी धर्म जो हैं वो बराबर हैं, भगवान तक पहुंचने का रास्ता है और सबको पीसफुली को एग्जिस्ट करना चाहिए। तो गांधी जी यहाँ पर इन ट्रू सेंस ऑफ सेक्युलरिज्म वैसी बात नहीं कह रहे हैं कि चर्च और स्टेट का सेपरेशन होना चाहिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि सभी धर्म को एग्जिस्ट करके रहें, जो भारत से ज्यादा संबंधित है, भारत की सिनेरियो में ज्यादा बात फिट होती थी उस समय। फिर हमारे संविधान में सेक्युलरिज्म कब जुड़ता है, तो ये बात तो आई एम श्योर आप सभी को मालूम होगी कि हमारा जो ओरिजिनल संविधान है उसमें सेक्युलरिज्म शब्द नहीं था, लेकिन 1974 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वांटेड टू एस्टैब्लिश अ सेक्युलर स्टेट। तब ये जजमेंट दिया गया और उन्होंने पॉइंट आउट किया था कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं आर्टिकल 25 to 28 जो कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन को ग्रांट करते हैं, उनसे ये बात बिल्कुल तय है कि हमारे संविधान के निर्माता जो थे वो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र चाहते थे, उन्होंने बनाया, लेकिन संविधान में ये शब्द उन्होंने उस समय शायद ऐड नहीं किया। ठीक है, तो इसीलिए 1976 में तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने यह तय किया कि संविधान में संशोधन करके यह शब्द ऐड किया जाएगा हमारे प्रियम्बल में। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसको कई बार मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, इसने
ये सेक्युलर शब्द जोड़ा हमारे प्रियम्बल में। तो ये इस सेक्युलरिज्म वर्ड के ऐड होने की कहानी थी। लेकिन क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तब तक सेक्युलर नहीं था? जी नहीं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से तब भी सेक्युलर था। याद रखिए, फ्रीडम ऑफ रिलीजन दी गई है संविधान में 1949 में, जब वो बनकर तैयार हुआ तब से ये फ्रीडम हमें मिल रही थी। तो केवल ये शब्द प्रियम्बल में जोड़ा गया था सेक्युलर, बाकी सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट बिल्कुल जो उसका ट्रू फॉर्म है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स में हम देख सकते हैं। तो 42nd अमेंडमेंट को जब जोड़ा गया था तो इसको उस वक्त क्रिटिक्स ने कहा था कि अच्छी बात है, ये पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है और वेस्टर्न सेक्युलरिज्म से थोड़ा सा उलट है। तो अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव सेक्युलरिज्म क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप समझना। तो देखो, भारत का जो सेक्युलरिज्म है उसको कई बार क्रिटिक्स पॉजिटिव सेक्युलरिज्म कहते हैं। पॉजिटिव का मतलब कैसे कि यहां पे सरकार सभी धर्मों को बराबर दर्जा देती है। यहां पर यह नहीं है कि धर्म को अलग करो राज्य से, नहीं, यहां पर सरकार मेलों के अंदर या फिर हिंदू धर्म के त्योहार का कोई मेला होगा वहां पर भी अरेंजमेंट्स करेगी, और भारत सरकार हज के लिए भी अरेंजमेंट्स करेगी। तो यहां पर हर धर्म के लोगों को, हर धर्म को इक्वल सपोर्ट या इक्वल स्टेटस दिया जाता है और इक्वल प्रोटेक्शन दिया जाता है। तो इसका बेस्ट उदाहरण यही था कि भारत सरकार 2018 तक हज के लिए सब्सिडीज दिया करती थी, फ्लाइट टिकट्स वगैरह पे। अमरनाथ श्राइन बोर्ड सरकार ने बनाया ताकि अमरनाथ यात्रा को सही रूप से चलाया जा सके, ठीक है। तो इस तरह की सुविधाएं हर धर्म के लिए सरकार करती है। अब वो एक अलग चर्चा का विषय है कि किस में अब इसको कोई इंटरफेरेंस के रूप में देखता है या नहीं, वो एक अलग मामला है, उस पर भी एक अलग डिबेट चलता है। अभी हम उसमें नहीं जाएंगे, किसी दिन उसकी भी हम चर्चा डेफिनेटली करेंगे। तो गवर्नमेंट जो है वो एक एक्टिव रोल प्ले करना चाहती थी कि सामाजिक बुराइयों को हटाना है, इसीलिए सरकार ने पॉजिटिव सेक्युलरिज्म का रास्ता चुना। तो आप देखेंगे कि भारत में कई इस तरह के कानून भी बने हुए हैं कि दलित लोगों की एंट्री को मंदिरों में नहीं रोका जा सकता। तो ये सब क्या है, अब ये सरकार धर्म में इंटरफेयर कर रही है, लेकिन वो किसके लिए कर रही है? क्योंकि सोशलिस्ट जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स हैं उनमें ये सब बातें हैं कि सबको बराबरी का दर्जा हो, इसलिए इस तरह के कानून बनाने जरूरी थे। तो जैसे अभी ट्रिपल तलाक का भी जो कानून था, जो ट्रिपल तलाक को निरस्त करता है, वो भी इसी के तहत बनाया गया है। अब ये कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि किसी की नजर में इंटरफेरेंस हो सकता है कि ये धार्मिक मामलों में सरकार इंटरफेयर कर रही है, लेकिन अगेन हमें यानी कि सरकार को बैलेंस करके चलना होता है, स्टेट को बैलेंस करके चलना होता है दोनों के बीच में। अब अगर नेगेटिव सेक्युलरिज्म की मैं बात करूं तो ये वेस्टर्न डेमोक्रेसीज फॉलो करती हैं। टू बी वेरी स्पेसिफिक, फ्रांस इसको बहुत अच्छे से फॉलो करता है। उनकी जो सेक्युलरिज्म की पॉलिसी है, जिसको वो लाइसीते कहते हैं, वो ये कहती है कि बिल्कुल सरकार का इंटरफेरेंस होना ही नहीं चाहिए धार्मिक मामलों में। यानी कि अगर मान लो वहां पे कल को चर्च ये कहता है कि हमारे चर्च में लेट्स से कि दलित क्रिश्चियंस को हम नहीं घुसने देंगे, तो फ्रांस की सरकार कुछ नहीं करेगी। ये मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूं, इसको दिल पे मत ले लेना। तो ये नेगेटिव सेक्युलरिज्म है कि सरकार रिलीजियस मामलों से बिल्कुल दूरी बना के रखेगी, कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, ना किसी रिलीजन को सपोर्ट करेगी और ना ही किसी रिलीजियस परंपरा में रिफॉर्म लाने की वो कोशिश करेगी। और ये आइडिया बेसिकली क्यों था? क्योंकि देखो, जब वहां पर सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट लाया गया था तब वहां पर पॉपुलेशन पूरी तरह होमोजेनस थी। होमोजेनस यानी एक जैसी आबादी थी, सभी कॉकेशियन सफेद गोरे लोग हैं दिखने में, सब एक ही धर्म को फॉलो करते हैं 99% लोग, तो कोई डाइवर्सिटी नहीं थी। लेकिन अब उसके बाद से काफी कुछ बदल चुका है, लाइंस काफी ब्लर्ड हो चुकी हैं। फ्रांस जैसे देशों में अफ्रीका से माइग्रेट किए हुए मुस्लिम रिलीजन को फॉलो करने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो फ्रांस का ये एग्जांपल ले लो, तो वहां पर एशिया अफ्रीका से बहुत सारे इमिग्रेंट्स गए, यूके में भी गए। अब वहां की आबादी डाइवर्स हो चुकी है, नॉन होमोजेनस है, और वहां पर आप कई बार कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कल्चर्स देखेंगे कि वेस्टर्न और ईस्टर्न सिविलाइजेशन के कल्चर में क्लैशेस हो रहे हैं वहां पर लोगों के बीच में। तो अब वहां की जो सरकारें हैं वेस्टर्न डेमोक्रेसीज की, वो धीरे धीरे रिलीजियस अफेयर्स में इंटरफेयर कर रही हैं, और पिछले 10 साल में इसके कई एग्जाम्पल हमें देखने को मिले हैं। तो जिसका एक मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल बता देता हूं। जैसे फ्रांस की सरकार ने बुर्किनी पर बैन लगा दिया था, ठीक है, बिकिनी और बुर्का को मिलाकर ये शब्द बनाया गया है, तो बुर्किनी पर बैन लगा दिया फ्रांस की सरकार ने कि नहीं, ये नहीं चलेगा। इटली की एक अदालत ने यह फैसला सुनाया था कि सिखों को किरपाण कैरी करने की परमिशन नहीं होगी। फिर अभी कुछ ही दिन पहले स्विट्जरलैंड में बुर्का और नकाब को बैन करने के लिए एक रेफरेंडम कराया गया था, जो कि काफी कंट्रोवर्शियल भी था। भारत में भी पॉजिटिव सेक्युलरिज्म की जो बाउंड्रीज है वो कहीं ना कहीं ब्लर हो रही हैं। किस प्रकार से? तो देखो, आप पिछले सालों में सरकार लगातार हज सब्सिडी को कम कर रही थी और 2018 में हज सब्सिडी को अबॉलिश कर दिया। फिर कोर्ट्स के आदेश के अनुसार सबरीमला मंदिर में महिलाओं की एंट्री ओपन कर दी गई। लेकिन अब कई लीडर्स हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, वो ये अपोज कर रहे हैं कि कोर्ट्स को और सरकार को धार्मिक मामलों में इस तरह से इंटरफेयर नहीं करना चाहिए कि अब कोर्ट ये अदालत तय नहीं करेगी कि मंदिरों में कौन एंटर होगा या नहीं। ये
कई लोगों का कहना है, जो स्टेक होल्डर्स हैं। आपने देखा ही होगा सबरीमला को लेकर किस तरह के प्रोटेस्ट हुए थे, वो सब आप जानते ही हैं। तो कोर्ट्स और गवर्नमेंट्स को टेम्पल बोर्ड्स के अंदर भी नहीं होना चाहिए। इसको लेकर ऑलरेडी एक केस चल रहा है कि मंदिर हैं या मंदिरों के जो ट्रस्ट हैं उनमें से सरकार को अपना जो कंट्रोल है वो पूरी तरह से हटा देना चाहिए। तो अगर सरकार कम कर ही रही है या फिर सपोर्ट पीछे खींच रही है धर्म के प्रति, तो फिर सारे धर्मों से पूरी तरह से सरकार को बाहर आ जाना चाहिए। ये एक वे ऑफ थिंकिंग। 1993 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट सैमुअल हंटिंगटन ने एक थियरी सामने रखी थी। उन्होंने इसको नाम दिया था क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। तो सैमुअल हंटिंगटन ने यह कहा था कि आने वाले कुछ समय में इस्लामिक कट्टरवाद बढ़ेगा और आने वाले समय में जो लड़ाइयां होंगी वो देशों के बीच में नहीं होंगी, दे विल बी वॉर्स बिटवीन सिविलाइजेशन, कि ईस्टर्न या वेस्टर्न सिविलाइजेशन के बीच में एक टकरार होगी। तो काफी हद तक सैमुअल हंटिंगटन की ये बात सच साबित हुई है। और सैमुअल हंटिंगटन का मानना था कि इसके पीछे रीजन होगा ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ेगा, लोग एक से दूसरी जगह ट्रैवल करेंगे या एक साथ रहेंगे, तो इनके बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो उभर कर सामने आएंगे। और क्योंकि कम्युनिज्म जैसी कोई बड़ी आइडियोलॉजी अब है नहीं दुनिया में, जैसे एक समय में ऐसा था कि सबको लगता था कि कम्युनिज्म सबसे बेस्ट आइडियोलॉजी है, और प्रोबेबली कुछ समय के लिए वो थी भी, क्योंकि अब देखिए दुनिया में उस वक्त इतनी एनार्की थी जब कम्युनिज्म के आइडियाज सामने आए थे। तो कम्युनिज्म क्या उन्हें प्रोवाइड करता था कि कोई धर्म नहीं है यहाँ पर, कोई भी क्लास नहीं है, और एक ऐसी आइडियोलॉजी जहाँ सब बराबर हैं, ना कोई धर्म का डिस्टिंक्शन होगा, ना कोई क्लासेस का डिस्टिंक्शन होगा, ना कोई कास्ट का डिस्टिंक्शन है। तो इस प्रकार की आइडियोलॉजी कम्युनिज्म उनको दिखा रही थी। लेकिन कम्युनिज्म जो है वो प्रैक्टिकली फेल हो गया था। 1991 तक ये बात स्पष्ट हो चुकी थी। उसके बाद सैमुअल हंटिंगटन ने अपनी ये थियरी दी थी। तो उन्होंने कहा था कि अब कम्युनिज्म तो है नहीं, बचा नहीं है, तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी वाला जो स्फीयर है वो पूरा खाली है। तो अब यहां पर ये जो खालीपन है, ये वैक्यूम है, इसको कौन भरेगा? रिलीजन और सिविलाइजेशन। तो लोग अपने धर्म, अपने संस्कृति के प्रति ज्यादा कॉन्शियस होंगे, उसके बारे में अवेयर होंगे, और उसके कारण कुछ रिएक्शंस देखने को मिलेंगे। वो रिएक्शन क्या होंगे? क्योंकि अब ग्लोबलाइजेशन के जमाने में पुरानी बिलीफ जो है वो चेंज होंगी, सेक्युलराइजेशन बढ़ रहा है, मॉडर्नाइजेशन आएगा, तो जो पुरानी सोच विचार वाले लोग हैं उनके बाहर कट्टरवाद निकल कर आएगा, उनसे बाहर रिलीजियस फंडामेंटलिज्म उसके कारण बढ़ेगा एज अ रिएक्शन टू ग्लोबलाइजेशन, टू सेक्युलराइजेशन। तो अगर लोगों को लगता है कि उनका एक कॉमन एनिमी है, तो उसको वो अपने पूरी सिविलाइजेशन का एनिमी मानेंगे, और यहां पर ऐसे कट्टरवाद ज्यादा बढ़ेगा जहां पर किसी एक व्यक्ति के सोच विचार या किसी एक किताब में लोगों का ज्यादा भरोसा हो, तो ऐसे में कट्टरवाद बढ़ने की समस्या हो सकती है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है कि हॉलोकास्ट के बाद में जूइश फंडामेंटलिज्म और जायनिज्म बढ़ा था टू सम एक्सटेंट। लेकिन कट्टरवाद और सांप्रदायिकता, इन दोनों में फर्क क्या है ये थोड़ा सा आप समझ लो। सांप्रदायिकता क्या होता है कि एक एथनिक ग्रुप अपने आप को एक सोसाइटी के रूप में देखता है, और वो किसी भी बेसिस पर हो सकता है, धर्म के मामले में, रेस के मामले में, एथनिसिटी। फंडामेंटलिज्म में क्या है कि किसी एक पर्टिकुलर धर्म पर वो बेस्ड होगा, या किताब को, या फिर किसी एक व्यक्ति को अगर कोई मानता है तो उसके प्रति वो फंडामेंटलिस्ट हो सकता है। जरूरी नहीं है कि धर्म के प्रति हो, ठीक है, आप इस बात को ध्यान से समझो। हो सकता है कि मैं किसी एक व्यक्ति के विचार सुन सुन के बहुत ज्यादा फंडामेंटलिज्म की तरफ बढ़ जाऊं, कट्टर हो जाऊं अपने विचारों में। तो फंडामेंटलिज्म और कम्युनलिज्म में थोड़ा सा फर्क है। ये एक लार्जर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है कम्युनलिज्म। फंडामेंटलिज्म में मोस्टली ये देखा जाता है कि करप्ट लाइफस्टाइल्स को रिजेक्ट किया जाता है, ठीक है, कहा जाता है कि समाज से इस तरह की कम्युनिटी में जो इविल्स आ गए हैं उनको मिटाया जाए। तो फंडामेंटलिज्म का आपको एक मैं बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ, उसामा बिन लादेन। बिन लादेन जो है, जो आतंकवादी था, वो बहुत ही अच्छे अमीर घर में पैदा हुआ था। इनफैक्ट ही वाज बोर्न इन वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिलीज ऑफ सऊदी अरेबिया। उसके घर वाले जो हैं वो बिलियनर्स हैं। लेकिन उसको क्या लगा कि नहीं, ये करप्ट लाइफस्टाइल है, और ये जो मेरे समाज में जो सब इविल्स आ गए हैं कि हम पर्दा हटा दिया है, शराब पी रहे हैं लोग, ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल भारत में अगर आप देखें तो भिंडरा वाले हैं। तो भिंडरा वाले जो था, उसने कहा था कि जिन सिखों ने अपनी दाढ़ी हटा ली है, यानी कि केश का त्याग कर दिया है, वो गिर चुके हैं, दे आर फॉलन। तो ये फंडामेंटलिज्म इस तरह से देखा जा सकता है। कम्युनलिज्म में कोई रिफॉर्मेटिव एजेंडा नहीं होता। फंडामेंटलिज्म में हमेशा कुछ ना कुछ बदलने की कोशिश करी जाती है। कम्युनलिज्म जो है वो ये कहता है कि जो हमारा ग्रुप है वो सबसे बेस्ट है, या फिर हम उसकी तरफ दारी करेंगे, लेकिन यहां पर कुछ चेंज होने की बातें नहीं होती है। अब कट्टरवाद और सांप्रदायिकता में एक फर्क ये भी आप समझो कि सांप्रदायिकता एक बहुत अम्ब्रेला टर्म है। तो सांप्रदायिकता यानी कम्युनलिज्म के अंदर फंडामेंटलिज्म को हम डाल सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हर सांप्रदायिक व्यक्ति कट्टर हो, ठीक है। ये कम्युनलिज्म वाला जो गोला है ये बड़ा है, और उसके अंदर एक छोटा सर्कल जो है दैट इज फंडामेंटलिज्म। तो फंडामेंटलिस्ट जो व्यक्ति है वो कम्युनलिस्ट तो होगा ही होगा, लेकिन हर कम्युनलिस्ट व्यक्ति फंडामेंटलिस्ट नहीं हो सकता। और ये कम्युनलिज्म है, ठीक है, कम्युनिज्म नहीं है, फर्क होता है दोनों में, ठीक है। यहां सांप्रदायिकता की मैं बात कर रहा हूं।
तो यहाँ पर क्या होता है कि कम्युनल लीडर्स जो हैं वो जरूरी नहीं है कि फंडामेंटलिस्ट हों। भारत में बहुत सारे कम्युनल लीडर्स हैं जो ये कहते हैं कि हमारा धर्म सर्वोच्च है, एक ही धर्म के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके अनुसार पूरा देश समाज चलना चाहिए, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वो फंडामेंटलिस्ट है। अगर वो फंडामेंटलिस्ट होता तो वो ये कहेगा कि मैं तलवार की नोक पर या फिर बंदूक की नोक पर सबको अपने रास्ते पर चलवाऊंगा। ये थोड़ा सा एक बेसिक फर्क हो जाता है अगर मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊं। अब फ्रांस में कुछ महीने पहले एक नया बिल आया था जिसके तहत उन्होंने कहा कि हम अपनी रिपब्लिकन वैल्यूज को वापस बढ़ावा देना चाहते हैं। उस बिल का ये भी एम था कि रिलीजियस कम्युनलिज्म को कम किया जाए, क्योंकि फ्रांस में कई अटैक्स हो चुके हैं। इस्लामिस्ट फंडामेंटलिज्म फ्रांस में देखा गया है पिछले 5 सालों में लगभग 200 अटैक्स हो चुके हैं। और फ्रांस में यूरोप की सबसे बड़ी मुस्लिम और सबसे बड़ी ज्यूइश आबादी है। 33% फ्रांस अपने आप को एथिस्ट कहता है, उसके बावजूद वहां पर जो रिलीजियस फीलिंग्स हैं वो बढ़ती जा रही हैं क्योंकि माइनॉरिटीज वहां पर बढ़ रही हैं, इमिग्रेशन काफी बड़ा है। तो चार्ली हेब्डो वाला जो अटैक था 2015 में, उसके बाद से लगभग 200 अटैक हो चुके हैं अलकायदा, आईसिस या अन्य ग्रुप्स के द्वारा। फ्रांस के राष्ट्रपति ने जब ये फेमसली कहा था कि मैं इस्लामिस्ट सेपरेटिज्म से लड़ूंगा, तो उस समय काफी बैकलैश भी आया था फ्रॉम इस्लामिक ग्रुप, नॉट इस्लामिस्ट, ध्यान रखना, इस्लामिक ग्रुप्स, जिन्होंने कहा था कि आप धर्म को सप्रेस कर रहे हो। जो आपकी फ्रेंच पॉलिसी है सेक्युलरिज्म की, दैट इज सप्रेसिंग द रिलीजियस बिलीफ, जो कि गलत है। अब भारत के हम ऊपर चर्चा करते हैं, जो अभी रिसेंट जो बयान आया था योगी आदित्यनाथ का, उस पर हम अगर डिस्कशन करें तो देखो, इंडिया जो है वो एक सॉफ्ट पावर के रूप में अपने आप को देखता है। अपना सॉफ्ट पावर इंडिया काफी बढ़ा भी रहा है, उसको बढ़ावा भी दे रहा है। और इस सॉफ्ट पावर की थीम में जो ज्यादातर चीजें हैं वो हिंदुइज्म से काफी रिलेटेड है। ठीक है, जैसे आप योग को ही देख लो। अब योग आप कह सकते हैं कि योग इज सेक्युलर, लेकिन अल्टीमेटली कहीं ना कहीं उसका हिंदू धर्म से लेना देना है। ठीक है, योग इज नॉट समथिंग दैट केम टू इंडिया विद अदर रिलीजन्स, वो हिंदुइज्म के कारण ही उसका ओरिजिन है। तो अब जैसे इस तरह के इंटरनेशनल योगा डे जैसे इवेंट है, अब वो योग दिवस जो है वो कहीं ना कहीं हिंदू प्रैक्टिसेस से भी लिंक्ड है। तो कई क्रिश्चियन कंजर्वेटिव ग्रुप्स ने इसका बॉयकॉट भी किया था, सबने नहीं किया था। इनफैक्ट इंडिया में कोई नहीं करता है, ये जनरली बाहर ही होती है ऐसी चीजें कि वहां पे हम इंटरनेशनल योगा डे को सेलिब्रेट नहीं करेंगे। तो इसको ऑपोजिशन हुआ है, ज्यादा जगह से नहीं हुआ है। आई वुड से कि 90% लोगों ने इसको खुले दिल से एक्सेप्ट किया, लेकिन 10% की तरफ से ऑपोजिशन देखने को मिलता है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि भारत की संस्कृति को सबसे बड़ा खतरा सेक्युलरिज्म से है, क्योंकि अगर सेक्युलर वैल्यूज के बेसिस पर आप देखें तो भारत की संस्कृति को तो हम कभी बढ़ावा दे ही नहीं सकते। दुनिया में हमेशा यही चैलेंज आएगा कि भाई आप सेक्युलर नहीं हो, आप योग या फिर इस तरह की अन्य हिंदू धर्म से जुड़ी हुई चीजों को आगे बढ़ा रहे हो। तो ये वाला इस कंटेक्स्ट में स्टेटमेंट कहा गया था। अब ये कितना सही है कितना गलत है ये आप लोग बताइए कमेंट में, लेकिन भाषा की मर्यादा बनाए रखें, संक्षिप्त में अपनी बात बताएं और जेन्युइन पॉइंट्स बताइए, ऐसे पॉइंट्स जो आपको और दूसरे लोगों को भी मेंस में आंसर राइटिंग में शायद हेल्प करें। अब फाइनली बस मैं जाते जाते यही बताना चाहता हूं कि कई इंडोलॉजिस्ट ये भी कहते हैं कि भारत में सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट लागू नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत में इब्राहिमिक रिलीजन्स इतने नहीं है। ये जो सेक्युलरिज्म का, धर्मनिरपेक्षता का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ये वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में इसलिए लागू होता है क्योंकि वहां पर ज्यादातर लोग एक ही धर्म को बिलोंग करते हैं और वहां का जो कॉन्सेप्ट है वो सेक्युलरिज्म का अलग कारणों से शुरू हुआ था। तो भारत में, एशियन कल्चर्स में आप इस कॉन्सेप्ट को लागू नहीं कर सकते। इस पूरे डिस्कशन में अभी एक और इंटरेस्टिंग न्यूज मैंने देखी थी, मैं यहां पे इसलिए शेयर कर रहा हूं। वेस्ट बंगाल सरकार ये कह रही थी कि वो नेताजी के सेक्युलर आइडियल्स को सेलिब्रेट करेगी। तो अब ये थोड़ा सा मुद्दा पॉलिटिसाइज भी हो रहा है, क्योंकि जो ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि हम सेक्युलर आइडियल्स को नेताओं के या नेशनलिस्ट लीडर्स के सेलिब्रेट करेंगे। तो इसके साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे। एंड अनअकैडमी कॉम्बैट आ रहा है संडे को, इसमें आप स्कॉलरशिप जीत सकते हैं फ्रॉम अ पूल ऑफ 4 करोड़ रुपीस। तो इसमें हिस्सा लीजिए, 11 बजे संडे को सुबह होगा, फ्री इनिशिएटिव है। आपको इसमें हिस्सा लेने के लिए केवल एक अनलॉक कोड यूज करना है, महिपाल। हैव अ ग्रेट डे, डू सब्सक्राइब टू पाथफाइंडर।